नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 12 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप CPCT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। आप इन वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने CPCT एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक प्रोसेस के द्वारा किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ब्लैंक प्रोसेस के द्वारा किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर फॉर्मेटिंग से संबंधित है। जब हम कोई डिस्क जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, SSD यूज करते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट मतलब ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग का जो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, SSD होती है, इनको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क तो एक होती है लेकिन उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव इस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स आपको दिखते हैं। यह जो पार्ट्स बनाए जाते हैं यह भी फॉर्मेटिंग के माध्यम से बनाए जाते हैं। फॉर्मेटिंग के द्वारा किसी डिस्क को फॉर्मेट करने पर उसको यूज किया जा सकता है और फॉर्मेटिंग करने पर वह डिस्क ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड हो जाती है। तो फॉर्मेटिंग प्रोसेस के द्वारा किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मेटिंग के द्वारा किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो सभी कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करता है उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो सभी कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रोवाइड करता है उसे क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और रिसोर्स को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्लाइंट होते हैं। जो सर्वर होता है वह सभी क्लाइंट कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है, संसाधन उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन कंप्यूटर होता है, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे कहा जाता है सर्वर। सर्वर पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है और सभी प्रकार के रिसोर्स होते हैं। यह सभी रिसोर्स और इंफॉर्मेशन सभी क्लाइंट के साथ शेयर किए जाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में वह कंप्यूटर जो सभी कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है उसे कहा जाता है सर्वर। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होता है, या मेन कंप्यूटर कौन सा होता है, या सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है। वह होता है सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो अदर सभी क्लाइंट कंप्यूटर को रिसोर्स और इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। सर्वर को होस्ट या होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है कि सर्वर कंप्यूटर को और कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है, उसे कहा जाता है होस्ट कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर नेटवर्क का मेन कंप्यूटर या पावरफुल कंप्यूटर और ऐसा कंप्यूटर जो अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स प्रदान करता है उसे सर्वर कहा जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को ब्लैंक से बनाया जाता है। वेब पेज को ब्लैंक से बनाया जाता है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। एक वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। इसे HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है।
वेब पेज मतलब HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है वेब पेज को ब्लैंक से बनाया जाता है। HTML के द्वारा वेब पेज को बनाया जाता है। HTML के द्वारा वेब पेज को बनाया जाता है और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा वेब पेज को बनाया जाता है और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से HTML हमारा आंसर है, जिसके द्वारा वेब पेज को बनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTML को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेब पेज को HTML के द्वारा बनाया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर का कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वह बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 और 1। यह बाइनरी बिट होती हैं, जो कि एक होती है 0 और एक होती है 1। तो कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार के डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 4 प्रकार के नंबर सिस्टम भी यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल, चौथा होता है हेक्साडेसिमल। यह सभी नंबर सिस्टम डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वह स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्मेट में। बाइनरी मतलब 0 और 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है और इसका हमें वंश कॉम्प्लीमेंट या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्या होगा? हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्या होगा? यह बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब CPCT के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उस नंबर को सेम लिखें, 1 0 1 0 1। यह हमारा बाइनरी नंबर है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें इस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। हमने अपने बाइनरी नंबर को सेम यहां पर लिख लिया। अब हमें इस बाइनरी नंबर में जहां पर 1 है उसको 0 से बदल देना है। तो हमने पहले 1 को बदल दिया 0 से और 0 को बदल देना है 1 से। तो इस 0 को हम किससे बदल देंगे? 1 से। जहां जहां पर 1 है उसको हमें बदलना है 0 से और जहां पर 0 है उसको बदल देना है 1 से। आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने देखा यहां पर जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया था, यदि उसका हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंश कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो जहां पर आपको क्वेश्चन में 1 दिया गया है आप उसको 0 से बदल दें और जहां पर 0 दिया गया है उसको 1 से बदल दें। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को या वंश कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना इतना आसान होता है और कई बार CPCT के पेपर में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन आ चुका है। मतलब एक नंबर यहां पर हमारा कंफर्म होने वाला है, क्योंकि बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान है।
आपको 1 को 0 से बदल देना है, 0 को 1 से बदल देना है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर होगा 0 1 0 1 0, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने पर बूटिंग प्रोसेस किस टेस्ट को परफॉर्म करती है? कंप्यूटर सिस्टम के ऑन होने पर बूटिंग प्रोसेस किस टेस्ट को परफॉर्म करती है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। बूटिंग प्रोसेस, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को बूट करना क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना मतलब कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना। जब आप किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं या एक ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। और जब कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है तो बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस आपने देखा होगा, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर कंप्यूटर सिस्टम तुरंत ऑन नहीं होता है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक कुछ इंटरनल प्रोसेस रन होती हैं, वही कहलाती है बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है और कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी हार्डवेयर डिवाइस को चेक किया जाता है। हार्डवेयर डिवाइस को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है पोस्ट टेस्ट। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने पर जो बूटिंग प्रोसेस चलती है उस बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी हार्डवेयर डिवाइस को चेक किया जाता है कि वह प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यहां पर आपको पोस्ट का फुल फॉर्म भी याद करना है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस होती है तो बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप रन होता है जिसे कहा जाता है पोस्ट, और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बूटिंग प्रोसेस में एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है पोस्ट टेस्ट और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मॉनिटर स्क्रीन की साइज को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की साइज को कैसे नापा जाता है हमें यहां पर बताना है। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है मॉनिटर स्क्रीन की साइज को कैसे नापा जाता है। मॉनिटर की जो साइज होती है उसे डायगोनली, डायगोनली मतलब विकर्ण में नापा जाता है, डायगोनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसकी साइज को डायगोनली मतलब कि विकर्ण में नापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आपने एमएस वर्ड में टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, जैसे कि आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, आपने फॉन्ट साइज चेंज करी है, कलर सेट किया है, और यदि आप फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी। एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है, जिसके लिए एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यहां पर हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। पहले हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमने अपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहां से इस पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया,
इस पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और इस पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं हमने एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करी है। अब यदि हमें जो जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है वह सभी फॉर्मेटिंग एक साथ हटानी है तो हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। एमएस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग और इसको हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। हमने जो फॉर्मेटिंग करी है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस को। तो आप देख सकते हैं जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उतने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हट गई है, फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है। तो एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस। जब हमने फॉर्मेटिंग करी थी तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया था, लेकिन जब हमने फॉर्मेटिंग को हटाया है तो यहां पर हमने इतना पैराग्राफ सिलेक्ट किया था। यदि हमें बाकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी हटानी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे। तो यहां पर जो भी हमारी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग थी वापस वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, रीसेट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज के लिए ब्लैंक फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। सेव एज के लिए ब्लैंक फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। हमें यहां पर बताना है फाइल को सेव एज करने के लिए क्या फंक्शन की यूज की जाती है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव एज की शॉर्टकट की या सेव एज की फंक्शन की होती है F12। F12 के द्वारा किसी पहले से सेव फाइल को दोबारा न्यू नेम से सेव किया जा सकता है। सेव एज का मतलब क्या होता है, एक पहले से सेव फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज किया जाता है, जिसके लिए F12 फंक्शन की या शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F12 सेव एज की शॉर्टकट की या फंक्शन की होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर कैसा सॉफ्टवेयर है हमें यहां पर बताना है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी फाइल और फोल्डर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है और मेमोरी स्पेस को इंक्रीज कर देता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फाइल और फोल्डर बने होते हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर का यूज किया जाता है। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, वह कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ईमेल किस ईयर में सेंड किया गया था। फर्स्ट ईमेल किस ईयर में सेंड किया गया था। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। हमने ईमेल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं, जैसे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। इन्होंने सन 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। तो रे टॉमलिंसन के द्वारा सन 1971 में पहला ईमेल सेंड किया गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ईमेल सन 1971 में सेंड किया गया था। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में इक्वल मोड 20,3 का आउटपुट क्या होगा। एमएस एक्सेल में मोड फंक्शन का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। मोड फंक्शन एमएस एक्सेल में यदि आप मोड फंक्शन के अंदर 20,3 टाइप करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपको क्या आउटपुट प्राप्त होगा।
आपको यह पता होना चाहिए कि मॉड फंक्शन करता क्या है। मॉड जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, मॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलस। यह फंक्शन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और रिमाइंडर मतलब कि शेषफल प्रदान करता है। मॉड फंक्शन का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस। यह फंक्शन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और हमें रिमाइंडर या शेषफल बताता है। मतलब हमें यहां पर 20 में 3 से भाग देना है। 20 में हम 3 से भाग देंगे तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा यह यहां पर बताना है। जब आप 20 में 3 का भाग देंगे तो यह 6 बार डिवाइड होगा और शेषफल कितना बचेगा हमारा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मॉड फंक्शन है उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, जो कि एमएस एक्सेल में रिमाइंडर या शेषफल प्रदान करता है। 20 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 में यहां पर 18 तक तो डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18, लेकिन 2 हमारा क्या बचेगा? शेषफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को हम एमएस एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं, तो चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यहां पर हमने इक्वल के साथ मॉड फंक्शन को टाइप किया और ब्रैकेट में दिया 20,3। जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आया हमारा? 2। मतलब 20 में 3 से भाग दिया गया और हमें शेषफल बता दिया गया जो कि है हमारा 2, क्योंकि 18 तक तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, लेकिन 20 डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि मॉड का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस, जो कि रिमाइंडर या शेषफल प्रदान करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पहले आपको यह समझना होगा कि आइकन्स क्या होते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो होते हैं उन्हें आइकन कहा जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो स्मॉल साइज के ग्राफिक्स शो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कोई फोल्डर, कोई फाइल, कोई सॉफ्टवेयर, उन्हें कहा जाता है आइकन्स। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आइकन शो होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .ico। .ico आपको आइकन की स्पेलिंग में स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं, तो आइकन्स का एक्सटेंशन क्या होता है? .ico। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइकन्स का एक्सटेंशन होता है .ico। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? आईपी सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में किसके द्वारा पहचाना जाता है? वह होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस की कितनी क्लास हैं? तो आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वह आईपी एड्रेस की क्लास से संबंधित है। यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन एक आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? तो आईपी एड्रेस की तो टोटल 5 क्लास हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है क्लास एच। ई तक तो क्लास होती है लेकिन एच नाम की कोई क्लास नहीं होती है। क्लास ए है, क्लास ई है, क्लास डी है, क्लास बी है, क्लास सी है, लेकिन एच क्लास नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लास एच आईपी एड्रेस की कोई क्लास नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है?
निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कि अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो अलाइनमेंट्स होते हैं टोटल 4 प्रकार के। जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टोटल हमें 4 प्रकार के अलाइनमेंट प्राप्त होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट, लेकिन रेगुलर अलाइनमेंट नहीं होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है? तो एमएस वर्ड में 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, लेकिन रेगुलर अलाइनमेंट नहीं होता है। आपको चारों अलाइनमेंट की शॉर्टकट की भी याद करनी है। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। ध्यान रखें, सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, क्योंकि Ctrl+C तो कॉपी की शॉर्टकट की है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आ गया? Ctrl+E। जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J और राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+R, Ctrl+R। तो एमएस वर्ड में टोटल 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट Ctrl+L, राइट Ctrl+R, सेंटर Ctrl+E और जस्टिफाई Ctrl+J। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन एक वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है? वह होगा रेगुलर। रेगुलर कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में मैनेज करने की सुविधा देता है, डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को टेबल के फॉर्मेट में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर के द्वारा शो की जाने वाली एरर को ब्लैंक एरर कहा जाता है। कंपाइलर के द्वारा शो की जाने वाली एरर को ब्लैंक एरर कहा जाता है। पहले आपको यह पता करना होगा कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और यह तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं। हमसे पूछा गया है कंपाइलर के द्वारा शो की जाने वाली एरर को ब्लैंक एरर कहा जाता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है इसे कहा जाता है सोर्स कोड, और सोर्स कोड को भी लो लेवल लैंग्वेज में बदलना है तो कौन काम आएगा? कंपाइलर, क्योंकि कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसे कहा जाता है सोर्स कोड। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को या सोर्स कोड को एक बार में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और कंपाइलर जो एरर शो करता है उन्हें कहा जाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, कंपाइलर के द्वारा जो एरर शो की जाती हैं उन्हें कहा जाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर होती क्या है? जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। यदि हम उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो किए बिना कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ एरर दिखती हैं, उन एरर को कहा जाता है सिंटैक्स एरर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
कैथोड रे ट्यूब निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? कैथोड रे ट्यूब निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर का एग्जाम्पल है। मॉनिटर, जो CRT मॉनिटर होता है, CRT उसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और CRT एक मॉनिटर होता है, तो कैथोड रे ट्यूब होगा मॉनिटर का एग्जाम्पल। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर के टाइप होते हैं CRT मतलब कि कैथोड रे ट्यूब, LCD मतलब कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मतलब कि लाइट एमिटिंग डायोड, और CRT भी एक मॉनिटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, यह हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। आपको CD का फुल फॉर्म याद करना है। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपको मॉडेम का फुल फॉर्म याद करना है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैथोड रे ट्यूब या CRT मॉनिटर का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। और CPCT एग्जाम के लिए एक्सेल का चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक CPCT के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन एक्सेल के चार्ट टॉपिक से होते हैं। यहां पर हम चार्ट से संबंधित करीब 5-6 क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि MS एक्सेल में डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप एक्सेल में जो भी डेटा तैयार करते हैं, जो भी टेबल बनाते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है? तो भी होगा आंसर हमारा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के किस टैब में प्राप्त होता है? तो चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है F11। F11 शॉर्टकट की से या फंक्शन की से आप MS एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप F11 से कोई चार्ट क्रिएट करेंगे तो आपका चार्ट एक नई वर्कशीट पर क्रिएट होता है। मतलब जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई है, आपका चार्ट उसी सेम वर्कशीट पर नहीं बनेगा। यदि आपको सेम उसी सीट पर चार्ट बनाना है जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी है, तो उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F1। Alt+F1 एम्बेडेड चार्ट की शॉर्टकट की होती है। यह चार्ट उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? तो MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट जब आप MS एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप कॉलम चार्ट बनकर आता है। मतलब कॉलम चार्ट एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई टेक्निक OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई टेक्निक OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पहले यह समझना होगा कि OLE क्या है। OLE एक ऐसी टेक्निक है जो 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने की सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि आपको MS एक्सेल को MS वर्ड से लिंक करना है किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, तो आप OLE का यूज कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OLE टेक्निक को किस कंपनी ने बनाया है? तो OLE को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। OLE क्या करती है? OLE टेक्निक 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक कर देती है। और हमसे पूछा गया है OLE का फुल फॉर्म, जो कि होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। OLE टेक्निक 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करती है। OLE टेक्निक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड
एम्बेडिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।